सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह लेसन थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको कई हिस्सों में बताया जाएगा। इस अध्याय में राष्ट्रवाद शब्द के क्या मायने हैं, राष्ट्रवाद के उदय के साथ विश्व में कौन से परिवर्तन हुए, और भी बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले यदि हम लोग इस चित्र को देखें तो यह चित्र एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक सारियू, जिन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। और इन चित्रों में उन्होंने सपनों का एक संसार रचा, जो संसार जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के बहुत सारे लोग एक कतारबद्ध यानी लाइन में खड़े हैं। ये खड़े क्या हैं, बल्कि स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करने जा रहे हैं। ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है, इसको आप चित्र में देख सकते हैं। और आपको याद होगा 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि स्वतंत्रता को आमतौर पर महिला का ही रूप कलाकार दिया करते थे। तो यहाँ भी जो है स्वतंत्रता को महिला के रूप में ही दिखाया गया है। इस स्वतंत्रता की देवी के एक हाथ में देखिए, ये जो है कि नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र है, और इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये नीचे, चित्र के नीचे, ये निरंकुश जो राजशाहियाँ थीं, निरंकुश राजशाही मतलब कि उस समय पूरे यूरोप में लगभग सभी देशों में राजाओं के शासन हुआ करते थे, जो कि निरंकुशतावाद पर आधारित थे। निरंकुशतावाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसमें किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। उसमें राजा ही सर्वोपरि होता है, यानी जो भी शासक होता है उसी की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, उसी के आदेश ही कानून माने जाते हैं। उसमें कोई अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता है। नागरिकों के मतों का कोई मूल्य नहीं है। तो जो फ्रेडरिक सारियू थे, उन्होंने इन निरंकुश संस्थानों को ध्वस्त होते दिखाया है कि जब लोग यूरोप और अमेरिका के एकत्र होकर के इन निरंकुश व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए एकत्र होंगे, तो निश्चित तौर पर ये निरंकुश व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। अब इसमें आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये ऊपर जो है कि बहुत सारे देवताओं को दिखाया गया है। इसमें ईसा मसीह भी हैं, संत और फरिश्ते हैं, जो कि स्वर्ग से इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। और कलाकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र क्या है। तो फ्रांसीसी दार्शनिक ऑर्न्स्ट रेनन
ने राष्ट्र के बारे में जो अर्थ बताया है कि राष्ट्र क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, लोगों के लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। उनके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है, और उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। रेनन के अनुसार प्रांत क्या है? प्रांत उसके निवासी हैं, यानी निवासी ही प्रांत है। और उनका ये भी कहना था कि अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है या होगा तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो यह रेनन के विचार थे। उनके विचार से हम लोग राष्ट्र क्या है ये जान। बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप क्लास 9th में इस क्रांति के कारणों को, इसके प्रभावों को, इसके परिणामों को पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में फ्रांस की क्रांति को थोड़ा अलग पहलुओं से भी जानना है। तो आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस की राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में कई बदलाव आए और 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से एक ऐसी संस्था को हुआ जिसका गठन नागरिकों ने किया था। इसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे। अब इस टॉपिक में आपको समझना है कि क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान यानी राष्ट्र की भावना को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो क्रांतिकारियों ने कदम उठाया था उसमें पहला कदम था कि एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार किया गया, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त हो। दूसरा, राजसी जो राजतंत्र के प्रतीक थे, राजसी प्रतीकों को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि उनका अपना तिरंगा था। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। यही राष्ट्रीय संसद थी जो कि नागरिकों के द्वारा चुनी गई थी, जो अब पूरे देश का शासन चलाने के लिए जिम्मेदार थी। शहीदों को नमन किया गया और आपने देखा है या आप सिविक्स में पढ़ चुके हैं कि शहीदों को नमन प्रजातांत्रिक या एक ऐसी शासन व्यवस्था में ही किया जाता है जहाँ पर कि लोगों की अपनी सरकार हो। निरंकुश शासन व्यवस्था में शहीदों को नमन नहीं किया जाता। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक ऐसे नियम बनाए जो सब पर समान रूप से लागू हों। यानी एक नियम जो कि शासक पर लागू होता है वही सामान्य नागरिकों पर भी लागू होगा। राइट इन आई ऑफ लॉ, कानून की निगाह में अब सभी लोग एक समान माने जाने लगे।
फ्रांस के भूभाग में जो प्रचलित कस्टम ड्यूटी थी, जो टैक्सेस थे, उनको समाप्त कर दिया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति भी अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित किया गया कि लोग एक ही भाषा, फ्रेंच भाषा कोई बोले, जो कि राष्ट्र की आम भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। और क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहाँ राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा। उन्होंने इस चीज़ को अपनी मुहिम में शामिल कर लिया और इसका परिणाम ये निकला कि फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के कई शहरों के लोग पूरी तरह से प्रभावित थे और वो इतने जोश में आ चुके थे कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, जो छात्र थे, वे जैकोबिन क्लब बनाने लगे और उनकी गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा अतिक्रमण का रास्ता साफ कर दिया। यानी फ्रांस जो कि नेपोलियन के नेतृत्व में राष्ट्रवादी भावना, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, उसको स्थापित करने के लिए दूसरे यूरोपीय देशों पर कब्जा कर रहा था, उसको लोगों का सपोर्ट एक तरह से मिलने लगा। और 70-90 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के एक बड़े भूभाग में घुसपैठ कर दी थी। अब एक बात और आती है कि फ्रांस की क्रांति हो तो नेपोलियन की चर्चा तो करना अनिवार्य हो जाता है। थोड़ा नेपोलियन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। नेपोलियन का जन्म, ये देखिए नक्शे को, नेपोलियन का जन्म जो है फ्रांस के पास ही एक ये द्वीप है, थोड़ा सा मुख्य भूमि से हट के है, कोर्सिका, यहीं पर इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। और नेपोलियन 1804 में फ्रांस का बादशाह बना और 1815 तक वो रहा। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस-नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी, लेकिन उसके प्रशासनिक क्षेत्र में इतने क्रांतिकारी कदम थे या इतने क्रांतिकारी उसने बदलाव किया था कि वह लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। अब बदलावों की बात है तो एक सिविल कोड, 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, उसने नियम बनाया था। उन नियमों को भी जान लेते हैं कि इस सिविल कोड में क्या क्या बातें जो है नेपोलियन ने लागू की थी। तो सबसे पहली बात है कि जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को इस सिविल कोड के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इसने कानून बनाकर सबको समान हैसियत प्रदान कर दी। किसने? नेपोलियन ने अपने सिविल कोड के द्वारा। और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता कर दिया। अब लोगों को, पहले तो अपनी किसी की संपत्ति नहीं थी, जो भी संपत्ति थी उस पर राजाओं का ही अधिकार होता था, पूरे देश पर राजा शासन करते थे, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार भी लोगों को प्राप्त हो गया। अपने नियंत्रण, यानी जिन जिन देशों पर उसने जो है हमले किए और वहाँ जो है कि आक्रमण किया, उन हर देशों में उसने नए नए सुधार किए। उसने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभागों में भी बदलाव किया, उसको सरल बना दिया। सामंती व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया और किसानों को दास्ता और जागीर को अदा करने वाले शुल्कों से मुक्त कर दिया। इस तरह से उसने बहुत सारे सुधार किए। एक और सुधार है, शहरों में प्रचलित शिल्प मंडियों द्वारा लगाई गई सीमितताओं को भी उसने समाप्त कर दिया और यातायात तथा संचार के साधनों
में भी सुधार किया। अब उनके उसके इस सुधारों का लोगों ने किस प्रकार समर्थन किया या विरोध किया, तो हम देखेंगे कि मिली जुली प्रतिक्रिया जो है सामने आती है। तो जनता की जो प्रतिक्रिया थी, इस नई आज़ादी का किसानों, कारीगरों और कामगारों ने जमकर स्वागत किया। उनको लगा कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और मुद्रा के आदान प्रदान में मिलने वाली सहूलियतें बढ़ जाएंगी। लेकिन जिन इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा किया था, वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरू में तो लोगों ने देखा कि फ्रांस की सेना आज़ादी का दूत है, लेकिन जल्द ही लोगों को समझ में आ गया कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से कुछ लोग जो कि शुरू में नेपोलियन के कदमों का, नेपोलियन के कार्यों का स्वागत कर रहे थे, अब वही जो है कि विरोधी बन गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक चित्र दिया गया है नेपोलियन का, जो है कि इसमें दिखाया गया है कि राइनलैंड का डाकिया लाइत्सिंग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइत्सिंग की लड़ाई में हार कर वापस लौटते हुए दिखाया गया, एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है। और उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वो हार चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइत्सिंग की लड़ाई हुई थी वो 1813 में हुई थी। उसमें कई देशों की संयुक्त सेनाओं ने हिस्सा लिया था और करीब 6 लाख जो है कि सैनिक इस युद्ध में भाग लिए थे। और प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप का यह सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें 3-4 देशों ने जो है इकट्ठा होकर के रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और स्वीडन जैसे देश ये कोर थे, और वो इकट्ठा होकर के नेपोलियन को हरा दिए या हराया था। और इसके बाद से ही स्थिति जो है बदल गई। तो नेपोलियन चूँकि काम तो अच्छे कर रहा था, लेकिन कुछ जो राजशाहियाँ थी, जो कि निरंकुश शासन जहाँ पर था, वे एकजुट हो गईं और नेपोलियन को परास्त कर दें। इसके बाद हम लोग जो है कि नेक्स्ट टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण देखेंगे। तो बच्चों, आज इतना ही, और हम लोग अब कल यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण इस टॉपिक के बारे में विस्तार से समझेंगे।